तो पेपर में जो 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इस पेपर का जो पार्ट 1 है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, सभी खंडों को हल कीजिए। कॉप पार्ट क्या बोल रहे हैं, अवकल समीकरण ये जो आपको दे रखा है इसको हमें हल करना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं रिपीट मोड में। और ये क्वेश्चन तो भाई बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो देखो हमें दिया क्या है, ठीक है। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें ना, सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है। वन शॉट वीडियोस बना रखी हैं, उनको तो ज़रूर देख लेना। तो हमें दे रखा है, देखो यहाँ पर टेन इनवर्स वाई माइनस के एक्स डी वाई, ठीक है। और इधर है 1 + y² dx। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और जानदार क्वेश्चन है। सो मैं क्या करूँगा देखो, और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये जो डी वाई गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये इधर आके बट्टे में आ गया, ठीक है। और ये इधर यहीं पे रहा टेन इनवर्स वाई माइनस के एक्स, और ये जो चीज़ गुणे में इधर के क्या आ गया, बट्टे में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप जानते हैं ये जो चीज़ इसके बट्टे में और इसके बट्टे में माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स के बट्टे में आ जाएगा 1 + y², और फिर यहाँ पर बचेगा टेन इनवर्स वाई बट्टे में 1 + y², ठीक है। ये हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये क्या है बच्चों, ये है एक रैखिक अवकल समीकरण। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ ये किस रूप में है, ये है डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के रूप में है, ठीक है। इस रूप में है ये, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पी के स्थान पर एक्स का गुणज 1/1 + y², और क्यू के स्थान पर है टेन इनवर्स वाई बट्टे में 1 + y²। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका समाकलन गुणक निकालना है। समाकलन गुणक, ठीक है। समाकलन गुणक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है e की पावर में, देखो ये है ना, तो ये क्या होता है पी डी वाई। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। पी हमारे पास क्या है, 1/1 + y² डी वाई, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या होता है, टेन इनवर्स होता है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स वाई, ठीक है। एक की पावर में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स। तो ये हमें हमारा इंडिकेटिंग फैक्टर मिल गया। अतः अतः अवकल समीकरण का हल जो कि हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, बराबर आता है इंटीग्रेशन में क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ये सूत्र होता है हल का, ठीक है। सो देखिए एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है एक की पावर टेन इनवर्स वाई, ठीक है। क्यू हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स वाई बट्टे में है 1 + y², और ये एक की पावर टेन इनवर्स वाई। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समीकरण मान लो। सो अगर समीकरण मानने से पहले देखो टेन इनवर्स का अवकलज नीचे दिख रहा है आपको, तो माना टी बराबर क्या है, टेन इनवर्स वाई। तो इसका अवकलज करोगे डी टी बट्टा डी वाई, तो इसका अवकलज क्या आ जाएगा 1/y², टेन इनवर्स का अवकलज, ठीक। तो ये डी टी ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा डी वाई बट्टे में 1 + y²। अब इन मानों को यहाँ रखो, तो देखो इसके जगह पे हमने क्या माना है, इसके जगह पे हमने टी माना है, और ये क्या है e की पावर टी, और डी वाई बट्टे इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लो, और इस वाले हिस्से को ना अलग से सॉल्व करके यहाँ पर मान रख सकते हो, या साथ ही साथ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से। आइलेट के नियम से ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो फर्स्ट वैसे का वैसे इनटू सेकंड कंडीशन e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी, फिर इंटीग्रेशन पहले का अवकलज होता है, पहले का अवकलज टी का अवकलज टी के सापेक्ष 1, और सेकंड का समाकलन e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी ही होता है।
फिर पूरे का समाकलन प्लस सी है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे टी ए की पावर टी, ए की पावर टी आएगा और ए की पावर टी का समाकलन ए की पावर टी ही होता है। आप ए की पावर टी को बनिष्ठ निकाल दो, यहाँ से बचेगा टी माइनस वन। लास्ट में आप टी का मान रख दो, टी आपने जो भी माना था वो मान रख दो। टी का मान क्या माना था हमने, टेन इनवर्स वाई, तो ये टेन इनवर्स वाई टी की जगह पे आ गया टेन इनवर्स वाई प्लस वन प्लस सी। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार 3-4 साल से इसको पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि इस साल भी आपको देखने को मिल जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। ठीक है, कहीं पे डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जो हर साल आता है, ये ख नंबर। कह रहे ये जो रेखा है, ये दो रेखाएं सदिश रूप में, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। और हर साल आता ही आता है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, हर साल आता है। सो देखो हमें दिया है ख वाले पार्ट में दिया क्या है, जो रेखा होती है वो होती है आर बराबर ए प्लस लेमडा बी के रूप में। तो ये आपका A1 है और ये आपका B1 है। ठीक है, ये लिख लोगे, ये आपका A2 है और ये आपका B2 है। दिया है करके दोनों समीकरण लिखोगे, तुलना करके A1 B1 A2 B2 निकाल देंगे। तो जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उसका सूत्र होता है मॉडुलस के अंदर A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस का A1, ये हम निकालते हैं। देखो भाई A2 हमारे पास क्या है, 3i प्लस 3j माइनस के 5k, और A1 हमारे पास है i प्लस के 2j माइनस के 4k। ठीक है, आप घटा दीजिए, 3 में से एक i कम करेंगे तो ये 2i, 3j में से 2j कम करेंगे तो 1j, और 5k में से 4k घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के k। ठीक है, k बचेगा। ओके, अब हम B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। ये B1 क्रॉस B2 सदिश गुणन करना है, यहाँ पर i, ये j, ये k। B1 का गुणज क्या है, देखो भाई 2 3 6, यहाँ आ जाएगा 2 3 6, और B2 का, अरे भाई B2 भी वही है 2 3 6। ठीक है ना, B2 भी क्या है 2 3 6। तो अब आपको मैं बताता हूँ, जब ये चीज़ और ये चीज़ समान होती है तो आपका जब ऊपर नीचे समान है ना, तो ये आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, मतलब B1 क्रॉस B2 हमें ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को भी ना रिपीट मोड में पूछा गया है। सिंपल है लेकिन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देखो, जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वो तो ये होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें क्योंकि ये चीज़ है ना, इसको अगर इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये 0 हो जाएगा, और इस 0 वेक्टर के आने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। न्यूनतम दूरी भी 0 आ जाएगी, न्यूनतम दूरी भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देखो अब इसका परिमाण निकालना है, तो अगर वेक्टर ही 0 है तो इसका परिमाण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के न्यूनतम दूरी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारे मान अगर आप यहाँ रखोगे, देखो अब आपको क्या निकालना है, अगर आप यहाँ से निकालोगे A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है B1 क्रॉस ये B2 निकालना है। सो देखो A2 माइनस A1 जो भी आपका आया है 2i प्लस j माइनस के, और डॉट प्रोडक्ट है आपका 0i 0j प्लस 0k। तो i का i के साथ होता है 2 गुणा 0 0, 1 का गुणा 0 और माइनस 1 गुणा 0 0, तो ये 0 आ गया। तो सारा कुछ जब रखोगे तो ये समीकरण 1 में सभी मान जब रख दोगे, ठीक है, समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा, जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी ये 0 है और इसका परिमाण भी 0 है, तो कुल मिला के न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में ना काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखिएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कह रहे हैं एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या। देखिए पासे पर जो परिणाम होते हैं, ठीक है, पासे पर परिणाम जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6। और विषम संख्या हम क्या बोला है, देखो 3 बार फेंका जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब 500 में से एक अंक विषम संख्या तो जरूर हो, कम से कम एक तो विषम संख्या जरूर हो। तो एक विषम बोला है, तो विषम जब ना होगा, विषम ना हो उसकी स्थिति हम निकाल लेते हैं। विषम ना हो, तो विषम ना हो यानी कि सम होने की स्थिति क्या होगी? 2 4 6, ठीक है। इसलिए देखो पहली उछाल पे अगर देखो किसी चीज़ की हमें प्रायिकता नहीं निकालनी है, कि जिसकी ना होने की अगर हम प्रायिकता निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहली उछाल में विषम संख्या ना होने की प्रायिकता। देखो हमें प्रश्न में निकालना होने की प्रायिकता, तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ना होने की प्रायिकता। ना होने के संभव परिणाम क्या है? 3, और कुल परिणाम है 6। आंसर आ जाएगा 1/2, यानी कि पहली उछाल में विषम संख्या ना होने की प्रायिकता 1/2 है। इसी प्रकार दूसरी उछाल में विषम संख्या ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी वो भी क्या होगी? 1/2। और तीसरी उछाल विषम संख्या ना होने की जो प्रायिकता होगी वो भी होगी 1/2। ठीक, तीनों घटनाएं अलग अलग हो रही हैं, यानी कि तीनों घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। चूंकि तीनों घटनाएं स्वतंत्र है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तीनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, और घटनाएं जब स्वतंत्र होती है आपको पता ही है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी इंटू पी बी होता है। अब उसी का यूज़ यहाँ पे होगा। इसलिए प्रत्येक उछाल में, देखो तीनों घटना के साथ लिख देंगे, प्रत्येक उछाल में विषम संख्या प्राप्त ना होने की घटना, ना होने की प्रायिकता वो क्या हो जाएगी? तीनों को एक साथ के लिए बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है इस वजह से। पी ए का मान है 1/2, ठीक है, पी बी का मान है 1/2, पी सी का मान है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/8। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/8, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता में निकालनी है। तो देखो वो क्या होगी, ना आने की प्रायिकता है तो कम से कम एक बार सम आने की प्रायिकता क्या होने की? घटा देनी होगी। तो 1 में से कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। किसी चीज़ की ना घटने की घटना क्या होता है, उसमें से एक में से उसके घटने की घटना घटा देते हैं। पी ए इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन सी हमें क्या करना होगा? घटा देना होगा। ठीक, तो ये चीज़ हमारी आई है 1/8, लॉस ऑफ आ जाएगा 8, 8 एकम 8 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 7/8। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो जो घाव नंबर है वो आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, तो इसे हमें नहीं करना है। अंगा नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, विविध उदाहरण का प्रश्न है, और विविध उदाहरण में हर बार वीडियो में बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण से आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इसको करते हैं। और है आसान, तो देखो इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं। ये क्या है? लॉग, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन में अलग अलग ले रहा हूँ, 1/में लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ है डी एक्स। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी क्वेश्चन को मैंने एक स्टेप में अलग ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो किसकी पावर ज़्यादा है? लॉग, इसकी पावर ज़्यादा है, तो इसको समीकरण 1 मानो और इसको
I1 मान के इसको सिर्फ हल करना है, इसको हल मत करना। देखना क्या होता है। अब देखो I1, देखो log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी संख्या को मैं एक से गुणा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, और इसको हमें मानना पड़ेगा सेकंड, नियम के विपरीत जाकर, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता, इस वजह से इसको फर्स्ट मानना पड़ा। अब आपको नियम जानते हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहला वैसे का वैसे लॉग एक्स, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन, अरे यार दूसरे का समाकलन, वन का समाकलन, वन डी एक्स का एक्स आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आजकल मेरे को ना एक बीमारी हो रखी है, आई थिंक आगे के जो स्टेप्स होते हैं ना वो मेरे दिमाग में पहले आ जाते हैं, मैं मुंह से बोल भी देता हूँ पहले पहले और लिख भी देता हूँ पहले पहले, और ये चीज़ मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ और ये मेरे साथ बहुत हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट लग जाएगा पहले का अवकलज, डी बट्टे डी एक्स पहले का अवकलज, ठीक, पहले का अवकलज। उसके बाद क्या होता है, दूसरे का समाकलन वन डी एक्स, और फिर बाहर क्या आता है, पूरे का समाकलन। ठीक, सो देखिए ये तो वैसे का वैसा हो गया सिंपल, लॉग एक्स, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन का सिंबल, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, वन अपॉन लॉग एक्स, और अब लॉग का वो एक्स की जगह पर लॉग एक्स था, वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का अवकलज करोगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और यहाँ क्या है एक्स, ठीक है, डी एक्स, इस एक्स से ये एक्स कट गया। अब देखो आप अभी भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, लॉग एक्स गुणे में एक्स। अब देखो यहाँ से वन अपॉन लॉग एक्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग एक्स की पावर माइनस के वन, और इसके गुणे में कुछ नहीं तो वन, क्योंकि दिक्कत तो हमें अभी भी दे रहे हैं, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड दोबारा लगाओ, लेकिन है इजी क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो पहला वाला वैसे का वैसे, ठीक है, गुणे दूसरे का समाकलन, वन का समाकलन क्या होता है एक्स, माइनस पहले वाले का अवकलज, समाकलन लगा के पहले वाले का अवकलज, नेगेटिव सामने आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, पहले पावर सॉल्व होती है, तो माइनस वन में से माइनस वन घटाओगे माइनस के दो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, एक बट्टे एक्स, ठीक है, और पहले का क्या करना है, समाकलन। देखो यहाँ फिर से देखो आप, ये फर्स्ट वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले वाले का ये अवकलज हो गया, दूसरे वाले का समाकलन क्या होता है एक्स, डी एक्स, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, एक्स एक्स कट गया। अब आप देखो इसको ढंग से रख देते हैं, अब आप देखो क्योंकि ये इंडिकेशन हमेशा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, ये क्या है एक्स, ये नेगेटिव के दोनों जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया लॉग, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी भी इंटीग्रेशन है, हल नहीं हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ गया। देखो कैसे, ये I1 है ना, इस I1 के मान को उठाकर यहाँ रख दो, देखना अभी एक मैजिक आ जाएगा। क्या होगा मैजिक, I1 का मान देखो ये नेगेटिव का है और ये सेम चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव का है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिखेंगे I1 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर I बराबर क्या होता है, देखो ये हमें मिला है लॉग एक्स, ये एक्स लॉग एक्स माइनस में इंटीग्रेशन में डी एक्स बट्टे में लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में ऑलरेडी ये चीज़ था, ठीक है, ये क्या था डी एक्स बट्टे लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव का या नेगेटिव का कटा, और ये हमें हमारा आंसर मिल गया इंटीग्रेशन का, लॉग एक्स इंटू में एक्स अपॉन लॉग एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस सी जोड़ देना, जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है। अब बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो दोबारा ज़रूर देखें प्रश्न को। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में वहाँ जाते हैं। अब 8 नंबर के प्रश्न है,
ठीक है, अब हमारे 8 नंबर के प्रश्न है। देखो क्या बोल रहे हैं कि क सिद्ध कीजिए कि ये जो ए है इसको पहले तो हल करना संतुष्ट करता है, जहाँ I2 2 गुणा 2 का तत्समक अवयव है और जो O है ये 2 गुणा 2 का एक शून्य अवयव है। इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स भी निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसको हल करेंगे, ठीक है, हम तो सारा ही करेंगे। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं कि क और ख में से कोई एक करना है, तो हम तो सारा करेंगे। क में आ जाओ। तो देखो हमें ए दिया है, ए दिया है 2 3 1 2 और हमें निकालना है ए स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस के I2, इसको 0 के बराबर ला के दिखाना है। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है? ए गुणा ए, 2 3 1 2, ठीक है। तो यहाँ से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं। तो गुणा करो, तो देखो 2 दूनी 4, 3 कम 3, फिर 2 3 6, 3 दूनी 6। अब दूसरे वाले में जो 1 दूनी 2, 2 1 कम 2, 1 3 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारा जो ए स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 7, 6 और 6 12, 4 और ये आ गया 7, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अब प्रश्न में आ जाओ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस के I2, इसको हल करके 0 लाना है। ए स्क्वायर का मान रखो, ए स्क्वायर का मान है 7 12 4 7, 4 से अंदर गुणा करना, ए का मान क्या है 2 3 1 2 और I2 हमारा क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है जी, यही होता है। अब देखो 7 12 4 7, 4 से अंदर गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। अब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का संगत पर जुड़ेंगे और घटेंगे। 7 नेगेटिव का 8 पॉजिटिव का 1, 4 नेगेटिव का 4 प्लस के 0, 12 नेगेटिव के 12 प्लस के 0, 7 माइनस के 8 प्लस का 1। तो देखो सारा क्या आ गया 0 0 0 0, तो ये आ गया 0 मैट्रिक्स के बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमें हमारा राइट हैंड साइड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा आराम से बन गया। अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है? हमें ए इनवर्स निकालना है। चूंकि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस I2 बराबर 0, ठीक। अब हमें ए इनवर्स निकालना है ना, तो दोनों तरफ हमें ए इनवर्स से गुणा करना होगा। ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे तो देखो कैसे गुणा करेंगे, पहले दिखाना होगा गुणा प्रॉपर। ए स्क्वायर गुणा ए इनवर्स, ए गुणा ए इनवर्स प्लस I2 ए इनवर्स और 0 गुणा ए इनवर्स। देखो एक घात क्या होगी, यहाँ से कम हो जाएगी, ए आई होता है। सारा स्टेप दिखाना, किसी भी संख्या को देखो I2 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स संख्या का मतलब, तो वही आ जाता है एन, वही मैट्रिक्स आ जाता है। और 0 गुणा कुछ भी हो 0 होते हैं। ए इनवर्स निकालना है तो नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के इधर के क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 4 आई का मान क्या होता है 1 0 0 0 1, और ए हमें प्रश्न में दे रखा है 2 3 1 2, 4 से गुणा करोगे 4 0 0 4, और ये 2 3 1 2। अब घटा दो, 4 में से 2 घटाओगे 2, 0 में से 3 घटाओगे माइनस का 3, 0 में से 1 घटाओगे माइनस 1, 4 में से 2 घटाओगे 2, ठीक। ये हमें हमारा ए इनवर्स हंसते हंसते मिल गया। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखो इसमें ख नंबर भी, क और ख की अगर तुलना की जाए तो ज़्यादा आसान क है और ज़्यादा समय भी कम कम लेगा। तो वो क्वेश्चन पिक करना है आपको एग्जाम में जिसमें समय कम लग रहा हो, अगर दोनों आते हैं तो। अब हम आएंगे ख नंबर पर, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल आता है। ठीक है, समीकरण दे रखा है और आप भी विधि से हल करना है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, ठीक है, हमें जो दे रखा है वो हम लिखेंगे। समीकरण दे रखा है 3x माइनस के 2y प्लस के 3z बराबर 8। ये पहला समीकरण दे रखा है। अगला दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, ये दूसरा दे रखा है। फिर हमें दे रखा है 4x माइनस के 3y प्लस के 2z बराबर 4, ये दे रखा है। तीन समीकरण ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, ये तीन समीकरण हमें दे रखे हैं। चूंकि मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, उसके बाद जो x क्या होगा और उसके बाद हमारा 22 क्या होगा। ठीक है, ये दिखाना होता है। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, गुणज 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3, यहाँ पर है 2 1 माइनस 1 गुणज 4 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 2। एक्स क्या हमारे पास, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और 22 है 814। ठीक है, आप जानते हैं कि भैया जो ए एक्स बराबर होता है वो बी के बराबर होता है, और हमें एक्स निकालना है तो ए इधर के क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। और जो ए इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। एडजॉइंट क्या होता है, ए इनवर्स, हाँ ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक है। अब देखो हमें सारणिक ए निकालना है। क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, ये चीज़ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष, तो यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। 3 पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 1 दूनी 2 और 3 एकम 3। फिर नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस में 3 आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, 2 3 6 माइनस के 1 चौके 4। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 3 गुणा माइनस 1, 2 गुणा 8 और 3 गुणा माइनस के 10। आप कहोगे सर ये डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, डायरेक्ट नहीं कि इसका एक रीज़न है। देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 और ये 8 दूनी 16 और 10 3 30। तो देखो यहाँ से 30 माइनस के 33 में से 16 घटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस के 17 बच जाएगा। सारणिक ए का मान क्या आ गया, माइनस के 17। नॉन ज़ीरो है, चूँकि ए सारणिक ए का मान नॉन ज़ीरो है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है जी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। अब देखिए हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए के लिए। और ये ऐसे प्रश्न है ना, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं हेल्पफुल होगा, आगे कोई बच्चा अगर देख रहा होगा ना फ्यूचर में, वो उसके लिए भी इतना ही हेल्पफुल होगा जितना आपके लिए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए के लिए हमें निकालना होगा A11 A12 और A13। ठीक, उसके बाद हमें निकालना होगा A21 A22 A23 और उसके बाद हमें चाहिए होगा A31 A32 A33। जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे करना है। देखो जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं और विषम आता है तो नेगेटिव। 3 नेगेटिव लग गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पहले ही लगा देता हूँ, कैलकुलेशन में आसान होगी। और एक काम हमारा फट से आसान हो जाता है। देखो ये जो -1 है वो यहाँ लगाना है, ये जो 8 है वो यहाँ लगाना है, और ये जो माइनस के 10 है वो यहाँ लगाना है। और ये हमारे एडजॉइंट के पहले वाले कॉलम में आएगा, ये हमारे एडजॉइंट के दूसरे वाले कॉलम में आएगा, और ये वाला जो हम निकालेंगे ये तीसरे वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, सो मैं एक बार यहाँ फटाफट लिख देता हूँ।
ठीक है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3 माइनस के 2, फिर 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2 है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लिया आपकी आंखों के सामने। अब देखिए ये तो हो गया, अब आ जाओ। अब आपको क्या करना है, दूसरा रो और पहला कॉलम छुपाना है। तो संख्या क्या गुणित दिखी, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, देखो दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी गुणा इसके साथ, 2 दूनी माइनस के 4, 3 तिया 9, माइनस माइनस 9 प्लस। तो 9 में से 4 काटेंगे 5, माइनस के 5 आ जाएगा। फिर देखो, फिर क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, छुपाया दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये देखो। तो 3 दूनी 6, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, 3 चौके 12। तो ये आ गया माइनस के 6। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, तो 3 तिया माइनस के 9, ठीक है, और 2 दूनी 4, माइनस के 8। तो माइनस के 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1। फिर आ जाओ तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओगे, तो 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2 प्लस का, ठीक है, 3 एकम 3। तो ये आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, उसके बाद तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 3 एकम 3 माइनस की, देखो, और 3 दूनी 6। ठीक है, तो माइनस का 9 और ये हो जाएगा प्लस के 9। उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7। ठीक है जी, आ गया। अब इन मानों को यहाँ नीचे रखेंगे, एडजॉइंट ए। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। इसलिए ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए होता है कि नहीं। सो देखो सारणिक ए हमारा क्या, माइनस के 17। तो एड ये पहले वाले कॉलम में आएगा -1 माइनस के 8 माइनस के 10। ये दूसरे वाले में आएगा माइनस के 5 माइनस के 6 1, और ये तीसरे -1 9 7। ये ए इनवर्स का मान आ गया। अब प्रश्न में आ जाओ, चूंकि x बराबर क्या है, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान रखो माइनस के 1/17 बाहर, ये -1 -5 -1। बस कैलकुलेशन ध्यान रखना, क्योंकि 1 प्लस का माइनस हो गया ना, पूरा सवाल ख़त्म, आपको पूरा वो ले डूबेगा अपने साथ। ठीक है, गुणा करना आता है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। ठीक है, माइनस के 1/17 बाहर है, देखो 1 अट्ठे 8, 5 एकम 5, 1 चक्कू 4। ठीक है, अट्ठे अट्ठे 64, 6 एकम 6, 9 चक्कू 36। फिर 10 अट्ठे 80, 1 एकम 1, ठीक है, 7 चक्कू 28। सो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 17, यहाँ से बचेगा माइनस के 34, और यहाँ से बचेगा माइनस के 51। -17 से भाग दोगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। और इधर है x y z। मैट्रिक्स की तुलना कर देंगे, x का मान 1 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा, और z का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, हर साल एग्जाम में आता है, आराम से बन गया आपके आंखों के सामने। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ये भी हो गया। अब आ जाओ अगले वाले में, कह रहे निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। हम तो सारा खंड करेंगे। देखो ये z दे रखा है, अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान निकालना है, और ये हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट 3 दे रखे हैं। ठीक है, इसे करोगे 4 नंबर मिलेगा, इसे करोगे 4 नंबर मिलेगा, और या तो इसको करो। तो मेरे हिसाब से ये वाला करते तो बढ़िया फ़ायदा होता, इसमें समय भी कम लगता और दोनों क्वेश्चन फट से हो जाते हैं। क्वेश्चन को चूज़ करना, सही क्वेश्चन को चूज़ करना, ये भी एक कला है। ठीक है ना, ये भी एक क्या है, कला है। कौन नंबर में आ जाओ,
देखो हमें दे रखा है z, क्या निकालना है, z मैक्सिमम निकालना, और z दे रखा है हमारे पास 8000 x प्लस 12000 y, ये हमारा z है। और जो अवरोध दे रखे हैं वो दे रखा है 9x प्लस 12y, 180, ये पहला अवरोध है। उसके बाद दूसरा है 3x प्लस 4y, ये 60 है, ये दूसरा अवरोध है। और तीसरा है x प्लस 3y 30, ये तीसरा अवरोध है। और x और y का मान 0 या 0 से बड़ा, यानी कि हल क्षेत्र हमें प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। ठीक है, सो देखिए पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं असमीका को समीकरण बदलते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, ये काम हम करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x प्लस 12y बराबर 180। ठीक है, तो 12, हाँ भाग दे देंगे 180 से दोनों तरफ, रेखा के रूप में बदलते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 0, और 12 एक कम 12, 12 पंजे 60। ठीक है, और ये आ गया। तो यहाँ से जो बिंदु निकलेगा, रैखिक समीकरण है, रेखा का समीकरण है ना, तो ये आ जाएगा 30,0, और अगला बिंदु आएगा 0,15। समीकरण 1 से समीकरण 2 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 60। हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे दोनों तरफ। ठीक है, रेखा के समीकरण के रूप में बदलते हैं। यह आ जाएगा x के बट्टे में 20, और 4 एक कम 4, 4 पंजे 20, और ये 1। तो यहाँ से जो बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा PQR, बोल दो 20,0 और 0,15। इसमें भी वही काम कर देते हैं, ये पहले तो असमीका को समीकरण बदल दिया, और 60 से भाग दे दो, x के बट्टे में 60, इसके बट्टे में 60, 60 बट्टा 60। तो यहाँ से आ जाएगा x के बट्टे में 60, और ये y के बट्टे में 20 और 1। तो यहाँ से PQRS TU, T बिंदु हो जाएगा 60,0, और U बिंदु हो जाएगा आपका 0,20। ठीक है, तीनों समीकरण से हमने बिंदु तो निकाल दिए। अब हमें ग्राफ पेपर में इनको हल करना है, उसके बाद हल क्षेत्र देखते हैं। पहले इनको ग्राफ पेपर बना लेते हैं, फिर हल क्षेत्र देखेंगे। सबसे बड़े से बड़ा बिंदु जो x अक्ष में वो 60 है, और छोटे से छोटा 5 है। तो 12 पंजे 60 है ना, 12 बिंदु लेना पड़ेगा x की दिशा में। तो उस हिसाब से आप खींचेगा, उस हिसाब से आपको हल करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, उसकी टेंशन मत लेना। देखो, और ग्राफ पेपर एक ही मिलेगा, तो गड़बड़ नहीं करना है। ठीक, ये केंद्र हो गया, और इसके सामने हमें लिखना है 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। फिर ऊपर भी जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। दर्शा दिया हमने। अब पहले वाले बिंदु पे आ जाओ। पहला वाला बिंदु क्या है, x पे 30, y पे 0। देखो x पे 30, y पे 0, ये पहला बिंदु हमारा P आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु क्या है, x पे 0, y पे 15, x पे 0, y पे 15, ये बिंदु Q है। इसको मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, रेखा। इसको और इसको मिलाते हुए हमने क्या खींच दी, रेखा खींच दी। ठीक है, तो समीकरण क्या है, पहला वाला है, तो इसको पहला लिख दो। समीकरण का नाम भी लिख सकते हो। अभी हल क्षेत्र देखना है किधर कौन सा जाता है। उसके बाद दूसरे पे आ जाओ। दूसरा वाला बिंदु क्या है, 20,0, ये 20 है, 0 आर बिंदु है। और अगला बिंदु है 0,15, एक्स पे 0, वाई पे 15, सेम वही बिंदु है। ये हमारा आर बिंदु भी वही है।
ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। ये देखो, ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण है, या मैं 2 लिख दे रहा हूँ। तीसरे पे आ जाओ, 60,0, एक्स पे 60, वाई पे 0। ये बिंदु का नाम है टी, और फिर यू का मान है 0,20, 0,20 ये। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। ये हमारी तीसरी रेखा है। मैंने इसको यहाँ 3 लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा रेखा, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाऊँ बाद में। अब हल क्षेत्र देखना है। हल क्षेत्र के लिए अगले चरण में हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए हम बिंदु ले रहे हैं केंद्र वाला। जो बिंदु हम लेते हैं वो अगर वो बिंदु संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाता है, नहीं तो उससे बाहर की ओर जाता है। तो पहला वाला जो है हमारे पास, ठीक है, पहले वाला सीमा का क्या है हमारे पास, 4x + 12y, ये पहला वाला है। दूसरा वाला है 3x + 4y, ये 60, ये दूसरा वाला है। और तीसरा वाला है हमारे पास x + 3y, 30। ठीक, ये 3 असीमिका है हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा। x के जगह पे 0 रखोगे, y के जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 0 हो जाएगा, और ये संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है, और ये भी संतुष्ट कर रहा है। x और y की जगह पे 0 रखोगे ना, तो देखो तीनों संतुष्ट कर रहे हैं, तो हल क्षेत्र तीनों का केंद्र की तरफ आएगा। और 3 हमारे व्यवरोध है, तो तीनों का ओवनिष्ठ क्षेत्र जहाँ मिलेगा, देखो ये वाला इधर आ रहा है, ठीक है, ये वाला इधर आ रहा है, ओके, और ये वाला भी तो इधर आ रहा है, और ये वाला भी इधर आ रहा है नीचे। तो तीनों कहाँ पे आके मिले, तीनों का ओवनिष्ठ क्षेत्र ये बिंदु है, ये बिंदु है। तो देखो ये बिंदु पता है, ये बिंदु पता है, ये बिंदु भी पता है, ठीक है, और ये वाला एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं। तो ओवनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा है ओ आर, सॉरी ये क्या आर है, तो ये कौन सा बिंदु था, इसका क्या नाम दिया था हमने, पी क्यू आर, तो ये वाला है, ये वाले बिंदु को नाम दिया था हमने क्यू। अच्छा क्यू है, आर भी वही है, नहीं पी क्यू है ये दोनों, और ये एश बिंदु है, ठीक है। तो पी क्यू, देखो 0 आर क्यू बोल दो, वही आ जाएगा, तीनों का है, ये वाला हिस्सा तीनों में आ रहा है ना, ये वाला। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, चूंकि तीनों, ठीक है, चूंकि तीनों अवरोधों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है, 0 आर क्यू है, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब आपको निकालना है, कॉर्नर पॉइंट लिख दोगे यहाँ पे, यहाँ पे जेड मैक्सिमम आ जाएगा। जेड मैक्सिमम क्या है, 8,000, और यहाँ पर है 12,000। यहाँ पे आता है कोणीय बिंदु, बिंदु हमारा पहला 0, उसके बाद आर है, और उसके बाद क्यू है 0,15। इन सब पे मैं चेक करना है। देखो एक्स पे 0 रखोगे, वाई पे 0 रखोगे, रख के दिखाऊँ, 8,000 0, 12,000 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर एक्स की जगह पे 0 रखोगे, सॉरी 20 रखोगे, और वाई की जगह पे 0, तो 8 दूनी 16, 3 और 1 4 0, 1 2 3 4 0। फिर 8,000 एक्स की जगह पे आपको 0 रखना है, 12 × 15, पीछे से कितने 3 0, 1 2 3, 12 पंजे 60, 6 लगा, 12 कम 12 और 6 18, पीछे से 3 0, 1 2 3। तो देखो इस पे बड़ा मान मिल गया, इसलिए जेड मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये आ जाएगा किस बिंदु पर, बिंदु 0,15 पर, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर
मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे इसके, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे। कोई भी इंडिकेशन हो हम आई मान लेते हैं। इंडिकेशन हमारे पास है 0 से π/2 साइन की पावर 4x बट्टे में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। जब भी लिमिट हमारा 0 से ए की फॉर्म में जाता है तो हमें गुणधर्म चौथे का प्रयोग करना होता है। गुणधर्म चौथा क्या होता है? 0 से ए एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये सूत्र होता है। अब ये ऊपर लगा दूँ तो यह है 0 से π/2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन ए माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स पावर में 4, नीचे भी वही आ जाएगा। हर एक एक्स में से π/2 माइनस एक्स घटेगा, पावर में 4। और ये सूत्र तो अपने कक्षा 10 में ही सीख लिया था कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा पावर में 4, तो 4 लग जाएगा, नीचे भी हो जाएगा कॉस की पावर 4x और ये हो जाएगा साइन की पावर 4x। ठीक, तो ये समीकरण 1। समीकरण नंबर 2, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद ना हमें जोड़ना होता है। देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है, तो हमें यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ये लिख दिया हमने। आई और आई ये हो जाएगा 2i, जोड़ेंगे तो लिमिट दोनों की सेम है, बट्टे में दोनों का सेम है। कॉस की पावर 4x साइन की पावर 4x बट्टे में सेम है तो ऊपर भी जुड़ जाएगा। जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। तो देखो भैया इससे ये कट के क्या आ गया? 1 dx, यानी कि सिर्फ dx। तो dx कंडीशन क्या होता है? x लिमिट क्या है? 0 से π/2, तो क्या लग जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i। तो यहाँ से बचेगा π/2 और ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो i का मान आ जाएगा π/4। i का मान क्या आ जाएगा? π/4। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो इन दोनों को मिलाकर जितना समय लगेगा ना उसके आधे समय में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला 8 नंबर में। तो वही बोलता हूँ क्वेश्चन को पिक करना भी कला है एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, हमारे लिए एग्ज़ाम में हर एक सेकंड कीमती है। इस क्वेश्चन में अगर ऐसा भी आ जाता 0 से π/2 log cos x, ये हो दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, और आंसर तो मुझे रटा हुआ है, आंसर आएगा माइनस के π/2 log 2। ठीक है, क्योंकि ये जब BSc BTech करोगे ना इसका तो एक आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े इंटीग्रेशन आप करोगे BTech BSc में, ये तो कुछ भी नहीं है। ये इंटीग्रेशन उसके सामने बच्चे हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे। बड़े भयानक भयानक टाइप के इंटीग्रेशन करोगे बड़ी कक्षाओं में जब लोगे मैथमेटिक्स तो, और वो सब भी मैंने अपने चैनल में पढ़ा रखा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। मैंने अभी बोला था कि जब भी 0 से a के फॉर्म में देखें लिमिट, हमें प्रॉपर्टी 4 लगानी होती है, a माइनस एक्स वाला। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग P4, गुणधर्म चौथे का प्रयोग करने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 से π/2 log साइन a माइनस एक्स, जहाँ x था वहाँ पर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। और अब देखो ये क्या हो जाएगा? 0 से π/2 log cos x। प्रॉपर्टी 4 लग गया। लगने के बाद हमें क्या करना होता है? जोड़ना होता है समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, जोड़ देंगे तो देखो i और i क्या हो जाएगा? 2i। और देखो दोनों की लिमिट सेम है, तो ये हो जाएगा log साइन x और ये क्या है? log cos x। टोटल के बाहर क्या है? dx। आप एक सूत्र जानते होगे, कौन सा? कि भैया log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है। लगाओ सूत्र में 0 से π/2 log
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स लॉग एम इंटू एम लग गया। यहाँ पर दो फंक्शन है, दो फंक्शन को सिंगल बनाने के लिए देखो आपको एक सूत्र पता होगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स होता है। तो सिंगल फंक्शन बनाने के लिए मैं दो से यहाँ गुणा करूँगा और दो से भाग करूँगा और इसके जगह पे ये सूत्र लगा दूंगा, 0 से π/2 ये हो गया लॉग साइन टू एक्स बट्टे में 2। अब यहाँ पे और एक सूत्र लगेगा, आप बोलोगे कि भाई कौन कितने सूत्र लगाएगा। लॉग एम बट्टे एन क्या होता है, लॉग एम माइनस के लॉग एन, ये सूत्र मैं लगाऊंगा और इंटीग्रेशन को भी मैं अलग अलग ले लूँगा साथ ही साथ। सो देखिए 0 से π/2 ये हो गया लॉग साइन टू एक्स डी एक्स माइनस के 0 से π/2 लॉग 2 डी एक्स लॉग एम माइनस लॉग एन, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी अलग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरफ हमारा क्या चला आ रहा है, 2i चला आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, माना 2x को t मान लूँगा और अवकलज करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x का अवकलज dx और ये dt। ठीक है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बट्टे 2। dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बट्टे 2। और उसी के साथ साथ अब लिमिट चेंज करूँगा, यदि देखो जब, क्योंकि लिमिट चेंज करना, जब x का मान 0 तो t का मान क्या हो जाएगा, 0, 2 गुणा 0 0। जब x का मान π/2 तो t का मान क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, t का मान हो जाएगा पाई, यहाँ पर रखना x के जगह पर है ना मान। तो लिमिट हमारा चेंज होकर क्या आ जाएगा, देखो 2i ये हो गया 0 से पाई और ये हो गया लॉग साइन टी डी टी, डी एक्स की जगह पे डी एक्स से डी टी बट्टे 2, तो बट्टे का 2 इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा लॉग 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, अंदर बचेगा 0 से π/2 डी एक्स। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये क्या है, देखो अगर आपको पता है एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, तो देखो इसको मैं 2a माइनस कर सकता हूँ, 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, तो 2a माइनस अगर ऐसा होता है तो ये जो 2 होता है वो सामने आ जाता है, प्रॉपर्टी 6 है ये, तो ये 2 सामने आ जाएगा, 2 से गुणा 2 से भाग किया था और यहाँ बट्टी में ऑलरेडी 2, तो ये हो जाएगा 0 से π/2। और मैं प्रॉपर्टी P0 लगा दूंगा एकदम स्टार्टिंग वाला प्रॉपर्टी कि वेरिएबल हम चेंज करके लिख सकते हैं, t की जगह x लिख दो, x की जगह y लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, t की जगह x लगा दिया, dt की जगह dx लगा दिया। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिलेगा तुम्हें भी, बहुत बड़ा फ़ायदा। अरे इसका इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए था। देखो ये चीज़ क्या है आपकी, 2 से तो 2 कट गया है, ये चीज़ क्या है, ये आपका दिया गया प्रश्न है, ये आपका दिया गया प्रश्न आई है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये आपका आई है, दिया गया ही प्रश्न है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो देखो इधर आपका क्या है, इधर आपका 2i है और ये i के बराबर आ गया समीकरण 1 से, माइनस के लॉग 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से π/2। देखो ये i के बराबर और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ये i बचेगा, माइनस के लॉग 2 और इसका इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो माइनस के लॉग 2 π/2। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इसका आंसर यही आएगा। तो देखो दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जितना समय लगा है उसके आधे समय में ये क्वेश्चन अकेला वाला हो गया और पूरे नंबर भी देके जाएगा आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है और इसका ये जो पहला वाला पार्ट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये है और ये है, तो इन दोनों को हम करेंगे, जो नहीं है उसे हम क्या ही करें। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, कंजूस मत बनो। कह रहे वाई बराबर हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, 9th का फर्स्ट पार्ट, 9th का कॉ का फर्स्ट पार्ट। देखो हमारे पास क्या है, y बराबर है साइन इनवर्स एक्स, तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष प्लस कर देंगे dy बट्टा dx।
तो साइन इनवर्स एक्स का प्लस होता है 1 ये चीज़, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स ये हो जाएगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बटा डी एक्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2, ठीक। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब क्या करना है, दोबारा सब क्लच करना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो पहले पावर सॉल्व होती है, 1/2 सामने आ जाएगा और एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, और फिर अंदर वाले का क्या हो जाएगा, अफक्रस हो जाएगा। तो 1 का 0 है, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा माइनस के 2x। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बचेगा x और ये माइनस के 3/2 यहाँ आ जाएगा हाथ में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल जाएगी, ओके। वैसे नॉर्मल भी ऐसा हो जाता अगर मैं करता, चलो यहीं पे रुक जाते हैं। ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमें ये मिल गया और ये हमें डी वाई बटा डी एक्स मिला था। अब इसमें आ जाओ, जो हमें इसको प्रूफ करके ज़ीरो लाना है ना, इसमें आ जाओ। चूँकि बाएं पक्ष ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, इसको लेंगे और इसको हल करके ज़ीरो ला के दिखाना है। अब देखो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मान क्या है, ये मान है, ठीक है ना। ये मान हम रख दो, एक्स के बट्टे में क्या है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स का मान क्या है, ये है, बट्टे में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रख दिया। अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3/2 है, तो नीचे आके एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक पावर कम कर दोगे तो आधी पावर बचेगी, आधी पावर का मतलब होता है अंडर रूट। आ गया सेम टू सेम, कट के क्या आ जाएगा, 0 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अब आते हैं आखिरी प्रश्न में, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड वाला पार्ट है। देखो दिया है डी वाई बट्टे डी एक्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई बराबर कॉस एक्स। अब मुझे ये समझ नहीं आता, जब बोर्ड वाले कॉपी क्वेश्चन बनाते हैं तो पता नहीं क्या पी के बनाते हैं, क्योंकि आप पेपर में देखोगे ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन, एक ही टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भले ही वो ऑप्शन में हो, लेकिन ये नहीं देना चाहिए, इसके जगह पे कोई डिफरेंट क्वेश्चन रख देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर समघाती वाला रख देते हैं, इससे पहले हमने ए बी इनवर्स का सिद्ध करने के लिए दिया और उस पर एक आंकिक प्रश्न भी अलग से दे दिया। तो ऐसा नहीं देना चाहिए, पता नहीं कैसे सेट करते हैं क्वेश्चन पेपर। एक टाइप का एक ही क्वेश्चन देना चाहिए एक पेपर में, 2 दे रहे हो तो फिर क्या ही क्वेश्चन बना रहे हो यार। और ऐसा मैं हर पेपर में देख रहा हूँ। तो ये हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण है, ये क्या है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक। तो जो किस रूप में, जो कि डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के रूप में, इस रूप का रैखिक अवकल समीकरण है, जहाँ पर p के स्थान पर y का गुणज -k1 है और q के स्थान पर क्या है, cos x। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जिसका सूत्र होता है 1 की पावर में p dx, ठीक। तो p का हमारे -1, तो यह आ जाएगा 1 की पावर -x। अतः अवकल समीकरण का हल, अतः हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हल निकालना है। तो अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, देखो सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये सूत्र होता है हल करने का, ठीक। अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 की पावर -x, q का मान क्या है, cos x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है, 1 की पावर -kx dx प्लस c। अब इसको ना मैं I1 बोल देता हूँ और अलग से हल कर लेता हूँ, चूँकि I1 देखना कितना लंबा जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि हो गया, लेकिन नहीं, cos x 1 की पावर -x dx।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में माना जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। पहला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर माइनस एक्स, और x का जो गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। समाकलन पहले का अवकलज होता है cos x का समाकलन माइनस के साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, और e की पावर x का समाकलन e की पावर माइनस एक्स, एक्स का गुणज माइनस के वन नीचे dx। तो ये हो जाएगा cos x e की पावर माइनस एक्स माइनस सामने प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये आ गया फिर से इस रूप में। अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इधर I1 चल रहा है, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। ये हो गया माइनस के cos x e की पावर माइनस एक्स। इसमें देखो पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर माइनस एक्स का समाकलन e की पावर माइनस एक्स, और x का गुणज माइनस वन नीचे आ जाएगा। नेगेटिव पूरे का समाकलन पहले का अवकलज होता है साइन एक्स का अवकलज cos x, फिर दूसरे का समाकलन की पावर एक्स का e की पावर माइनस एक्स, एक्स का जो गुणज है माइनस, इसको प्लस बना देगा dx। अब देखो इससे अंदर गुणा होगी माइनस के cos x e की पावर माइनस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक्स e की पावर माइनस एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये क्या है cos x e की पावर माइनस एक्स dx। ये दिया गया प्रश्न है जिसे आप लेके चल रहे थे I1। ये क्या है I1, तो माइनस के I1 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के I1, I1 और I1 क्या हो जाएगा 2I1, और यहाँ से e की पावर x क्या हो उठाओ उभयनिष्ठ, तो I1 का मान क्या आ जाएगा e की पावर माइनस, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ गया इंटीग्रेशन का हल। इस मान को उठाओगे I1 का मान समीकरण 2 में रख दो, अतः समीकरण नंबर 2 से, ठीक। तो y इंटू e की पावर माइनस एक्स, I1 का मान आया गया था e की पावर माइनस एक्स बट्टे में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी हमारा क्या है समाकलन नियतांक। ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।